स्टूडेंट्स, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की आधारभूत अवधारणाएं, आधारभूत सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स से आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। तो सार्थक अंक क्या होता है, यानी किसी भी अपने संख्या को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए जिन अंकों का हम यूज करते हैं, जो बिल्कुल मीनिंगफुल वर्ड है, अर्थपूर्ण संख्याएं हैं, वो होती हैं सार्थक अंक। अर्थपूर्ण संख्याएं, किसी भी कोई हमने डिजिट लिखी है, उसका निर्धारण हमने करना है, तो उसमें कितनी संख्याएं अर्थपूर्ण है, मीनिंग है, जिनका कोई ना कोई मीनिंगफुल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। बाकी आपको कोई एग्जाम्पल दे देता है, उसमें आपसे सार्थक अंक पूछता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए क्या कहता है, सभी गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक, गैर शून्य मतलब जिनमें जीरो नहीं लगा हुआ, गैर शून्य, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जीरो नहीं है कहीं भी। 11 12 13 14 15, जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे 10 में जीरो आ गया ना, तो इसको नहीं काउंट कर रहे हम एक बार, क्लियर। सभी गैर शून्य अंक यानी जिनमें जीरो नहीं है, वो सारे के सारे सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 285 से भी, पहले तो ये देखो क्या 285 में कहीं जीरो है क्या? 285 जीरो आई क्या इसमें? नहीं आई ना, तो ये गैर शून्य अंक है, यानी इसमें जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है ये गैर शून्य, यानी जिसमें जीरो नहीं है, कहीं भी जीरो नहीं है इसमें, तो इसके सारे अंक सार्थक है, सारे अंक सार्थक है। जैसे 2 भी सार्थक है, 8 भी सार्थक है, 5 भी सार्थक है, यानी इसके अंदर 3 सार्थक अंक हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, क्लियर। सेकंड पॉइंट जो है ना, जो सेकंड पॉइंट है, वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट। इसी से ही क्वेश्चन आया है, जब भी आया ना कंपटीशन एग्जाम में, इसी सेकंड पॉइंट से ही क्वेश्चन आया। बाकी क्वेश्चन रेयर चांस में पूछा जाता है बाकी पॉइंट से, सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप जा रहे हैं तो दूसरे पॉइंट से ही इसका क्वेश्चन निकलता है। क्या कहता है, देखो दूसरा पॉइंट, प्रथम गैर शून्य अंक, यानी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य, अगर उससे पहले कोई जीरो लिखा है, गैर शून्य अंक से पहले, वो सार्थक नहीं होता, वो सार्थक नहीं होता। ऐसे शून्य, जैसे देखो, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, जो पॉइंट लगा होता है उस पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं। जैसे हमने लिखा 3, 3 बताओ क्या गैर शून्य है या नहीं है? 3 गैर शून्य मतलब नॉन जीरो, गैर शून्य है। तो इससे पहले जो जीरो लगा हुआ ना, इससे पहले जो जीरो लगा हुआ, वो सार्थक नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट की पोजीशन को बताता है। जैसे हम कहें कि जो 3 है, 3, ठीक है, इससे 2 अंक पहले पॉइंट लगाना है, 2 अंक पहले, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 जीरो लगाएंगे, फिर 1 जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, सही है। तो इससे पहले जितने भी जीरो आए ना, जितने भी जीरो आए, वो सारे के सारे ही सार्थक नहीं होते। तो अभी जैसे मैंने लिखा 0.003, कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 1। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.0030, तो कितने सार्थक अंक हैं? 2। ये वाला जीरो सार्थक गिनोगे, ठीक है, पहले वाले जीरो सार्थक नहीं गिनने। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य, क्लियर, पहले आने वाले जीरो जो है वो सार्थक नहीं होते। आगे बात समझ? तो पहले वाले जीरो सार्थक नहीं गिनोगे, बाद में कोई जीरो आया तो वो सार्थक गिनना है। आगे बात समझ? मैं इसीलिए कह रहा हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेटे नहीं, ऐसा नहीं, गैर शून्य के जो दाईं ओर होता है ना, ऐसे नहीं होता, वो पॉइंट लगाया ना मैंने, पॉइंट लगाया है, देखो बीच में पॉइंट लगाया ना पॉइंट। आप देखो दशमलव की स्थिति को क्लियर कर रहे हैं हम लोग। दशमलव की स्थिति अगर आती है तो गैर शून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक होते हैं। दशमलव की स्थिति अगर आ जाए तो आप गैर शून्य अंक देखो, उसके बाद में जो जीरो लगा होगा वो सार्थक होगा। आप एक बार पॉइंट बाय पॉइंट चलें, आगे आ जाएगा पॉइंट। आप देखो जैसे ये पॉइंट देखो, अब देखो ये पॉइंट करो, चौथा पॉइंट, ये दूसरा और चौथा इकट्ठे हैं, देखो। हाँ बेटे, एक कर रहा हूं बेटे, दूसरा और चौथा जुड़े हुए हैं आपस में, देखो दूसरा चौथा कर रहा हूं बिल्कुल। किसी अंक की दाईं ओर, अब ये पढ़ना, किसी अंक की दाईं ओर यानी राइट साइड या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु कब होते हैं? जैसे मैं आपने कहा अभी कि गैर शून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक नहीं होते, आपने यही कहा अभी, है ना। पर ये शून्य कब सार्थक होते हैं? बिल्कुल ये सार्थक नहीं होते, पर इनको सार्थक कब माना जाएगा, इनको सिग्निफिकेंट नंबर में कब काउंट किया जाएगा? जब ये दशमलव की दाईं ओर स्थित हो तब ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। दशमलव की दाईं ओर, जैसे अभी देखो, जैसे मैंने लिखा 0.003, अब ये दशमलव की स्थिति है, दशमलव लगी हुई है इसमें, दिख रही है, पॉइंट दिख रहा है ना इसमें। अब गैर शून्य अंक देखो, गैर शून्य अंक देख लिया, ये गैर शून्य हो गया, नॉन जीरो हो गया ये। इसके बाईं ओर वाले जीरो सार्थक नहीं होते, लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करने। लेकिन अगर पॉइंट लगने के बाद गैर शून्य अंक के आगे जीरो लगा दिया जाए तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करना है। क्लियर? पॉइंट की स्थिति है जब ऐसे कर लीजिए जाए ना 3000, तो फिर 3 एक ही सार्थक अंक है इसमें, क्योंकि अभी पॉइंट नहीं लगा हुआ। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ और गैर शून्य अंक दिया है, नॉन जीरो नंबर दिया है, तो इसके बाद वाले जीरो सार्थक नहीं होते। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इसके राइट साइड वाले जीरो सार्थक नहीं होते। लेकिन अगर पॉइंट लगा हुआ आ जाए और राइट साइड में जीरो लगी हो तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ आई बात? इसीलिए आप देखो, बता रहा हूं बेटा, एक मिनट रुको, ऐसे 1 मिनट रुको, बता रहा हूं। आप लोग ब्यूरेट पिपेट वाला प्रैक्टिकल किया क्या? ब्यूरेट पिपेट वाला प्रैक्टिकल, तो उसमें ऐसे लिखते थे ना 20.0 ब्यूरेट की प्रारंभिक रीडिंग, लिखते थे क्या 20.0? तो ये सार्थक अंकों के कारण ही लिखते थे, नहीं तो पॉइंट के बाद जीरो लिखने का क्या मतलब है? समझ आ गई बात? हाँ, इस अभी देखो, वापिस एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल देखो, अब मैं दोनों एग्जाम्पल देता हूँ। अब 1 बाय 1 एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब दूसरा और चौथा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, तीसरा पॉइंट तो हर कोई कर लेता है, तीसरे पॉइंट का क्वेश्चन भी नहीं आता, थर्ड पॉइंट का। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट है ना, उसका क्वेश्चन आता है। सेकंड और फोर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी देखो, जैसे मेरे को दे दिया 0.03, बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? एक। प्रथम गैर एक है बेटे, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं गिनने, अगर पॉइंट लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड वाले नहीं गिनने, ठीक है। एक ही सार्थक अंक है 3, लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं लोगे। जैसे ये दे दिया 0.0005, कितने सार्थक अंक हैं? एक ही सार्थक अंक है। ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करने, लेफ्ट साइड वाले। अगर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है,
पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव के बाद कोई प्रथम गैर शून्य अंक आ रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाले जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और राइट साइड में अगर कोई जीरो लग जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे अभी देखो 0.0300 कितने सार्थक अंक हैं? 3, बिल्कुल। ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट करोगे, ये तो है ही सार्थक, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये वाले सार्थक नहीं है, ये वाले सार्थक नहीं है। इसीलिए एग्जाम्पल जो है ना एग्जाम में गलत होता है, और इसीलिए इसी पॉइंट का क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे ये पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि गैर शून्य अंक के बाद आने वाले जीरो सार्थक नहीं होते, लेकिन ये कंडीशन होती है कि दशमलव नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो 3000 दे दिया, अब दशमलव नहीं लगी, अब राइट साइड में जितने भी जीरो है ना वो सार्थक नहीं है, दशमलव नहीं लगी तो, और अगर यहाँ दशमलव लगी हो ऐसे तो फिर ये सार्थक है। समझ आ गई बात? लग गया पता? अब देखो आगे आगे पढ़ो, एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ देखो आप। किसी अंक की दाईं ओर यानी राइट साइड या लास्ट में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु कब होते हैं? जब वो दशमलव के दाईं ओर हो तब होते हैं, पॉइंट के राइट साइड में। जैसे उदाहरण के लिए देखो 0.200 में, अब आप देखो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक है। तो ये लिखा देखो 0.200, तो पॉइंट के बाद ये गैर शून्य अंक आया और इसके राइट साइड वाले जीरो सार्थक है। क्लियर? परंतु अगर दशमलव नहीं लगी हो यानी दशमलव विहीन, पॉइंटलेस जो संख्याएं होती हैं उनमें दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे पॉइंट रहित संख्या, जैसे मैंने लिखा 50,000, तो कितने सार्थक अंक हैं? 1, सिर्फ 5 ही है। ठीक है? और अगर यहीं ऐसे लिख दिया 50,000.0, तो अब कितने सार्थक अंक है? 6। ये वाला जीरो भी सार्थक हो जाएगा। जीरो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 1 6। समझ गए? आगे उदाहरण देखो। उदाहरण 100 में बताओ कितने हैं? 100 में कितने सार्थक अंक है? 100 में 1, और 100 पॉइंट में 100 पॉइंट लिख दिया, अब कितने हैं? और 100.0 में 4। और हर एग्जाम्पल लिखा देखो। उदाहरण के लिए 100 में 1 सार्थक अंक है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर है 100 में, सही है? और 100 पॉइंट में 3 है, सही है? 100 पॉइंट में 3 हो जाएंगे, और 100.0 में 4 हैं। लग गया पता? गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न इसी का ही आना है। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लें, कितना मर्जी हाई लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी यही है, संभावना ही यही है गलती होने की। भी क्या गलती कर सकता है बच्चा? जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे दिया उसने 0.0030, और ज़्यादातर अपने ऐसे ही पढ़ते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, चाहे 30 लिख दो और चाहे 3 लिख दो, है ना, कोई फ़र्क थोड़ी है। अपने ऐसे ही पढ़ते रहे हमेशा, लेकिन सार्थक अंकों के केस में फर्क पड़ जाता है इसमें। क्लियर? सार्थक अंक का केस है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट गिनना है, सार्थक गिनना है, और इन जीरो को सार्थक नहीं गिनना है। और अगर दशमलव नहीं लगी होती तो राइट साइड वाले जीरो, क्या करोगे? राइट साइड वाले जीरो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? राइट साइड वाले जीरो काउंट नहीं करेंगे। आगे वाली बात चाहे आप रीड करें चाहे ना करें, लेकिन पॉइंट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। ठीक है? आगे वाली बात भले ही मत पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं। आगे वाली बात में यही बताया हुआ है कि अगर 100 लिखना हो तो हम 1 × 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 2 सार्थक नहीं है, सिर्फ ये 1 ही सार्थक है। ठीक है? अगर 2 सार्थक अंकों के रूप में इसको लिखना चाहें, जैसे यूँ दे सकता है, देखो
3 इंटू 10 की पावर 3 में कितने सार्थक अंक हैं? एक, सिर्फ यही वाला, ठीक है, इसको सार्थक नहीं गिनना। और अगर ऐसे दे दे 3.0 इंटू 10 की पावर 3 में कितने सार्थक अंक हैं? 2, यही वाला, ठीक है। ऐसे यूं भी दे सकता है कि 400 को 2 सार्थक अंक के रूप में लिखिए। अब देखना 400, अब आप ऐसे बता दोगे 400 को 2 सार्थक अंक के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, आपसे तो यही पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा। कैसे लिखें? 40.0 तो 40 ही होगा, 400 थोड़ी है। 40.0 400 है क्या? 0.40 तो 0.40 ही होगा। ऑप्शन तो देख लोग लेंगे, फिर बता देना। 4 पॉइंट, बहुत बढ़िया, 4.0 इंटू 10⁻², ऐसे लिखा जाएगा। है तो ये 400, देखो 4.0 इंटू 10 की पावर 2, 400 है ना, और इसमें 2 सार्थक अंक है, देखो ये रे। वो ऑप्शन देगा आपको ऐसे 400 को 2 सार्थक अंकों के रूप में कैसे लिखे, ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन कैसे देगा। 4 इंटू 10 की पावर 2, आपको ऑप्शन मिलने हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। 0.04 इंटू 10 की पावर 4, सारे 400 ही होंगे ये जितने लिखे होंगे। 0.4 इंटू 10 की पावर 3 और 4.0 इंटू 10 की पावर 2। अब आप देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1, क्योंकि दशमलव के इधर वाले 0 सार्थक नहीं होते। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। और इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। तो ये हैं सारे ही 400। ये वो यूं पूछ लेगा 400 को सार्थक अंक के रूप में लिखने का सही तरीका कौन सा है? 2 अंक हो जिसमें 2 सार्थक अंक हो। अगर ऐसे कहता 3 सार्थक अंक हो तो कैसे लिखेंगे? 4.00 इंटू 10 की पावर 2। अब 3 सार्थक अंक हैं। समझ आई बात या नहीं आई? अब देखो आगे क्लियर किया उसने, देखो अगर 100 को 2 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है 100 को, तो ऐसे लिख देंगे। देखो है तो ये 100, पर इसमें सार्थक अंक 2 हो गए। हर बात क्लियर की हुई है, देखो आप समझ गए। और अगर 100 को 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1.00 इंटू 10 की पावर 2। तो ये 3 सार्थक अंक है। क्लियर? समझ आ गया पॉइंट या नहीं आया ये बता दो। बस यही पॉइंट है आपके प्रश्न के लिए। फिर देख लें, ये सार्थक अंक में नहीं है, ये वैज्ञानिक संकेतन है। वैज्ञानिक संकेतन सार्थक अंक में नहीं गिने जाते, ठीक है। क्लियर है बात? अब वापिस देख लो 4000 में कितने सार्थक अंक हैं? 1। और 0.0400 में कितने सार्थक अंक हैं? 3। और 0.1002 में कितने सार्थक अंक हैं? 4, ठीक है। 0.010205 में कितने सार्थक अंक हैं? 6। इधर वाला 0 तो गिनना नहीं है ना, उधर वाला कुछ छोड़ना नहीं, पॉइंट लगा हुआ है। तो यही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे कोई सा एग्जाम उठा के देख लेना, यहां से ही क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट लगा के ही बनेगा। समझ आ गया है? तो एक पॉइंट यहां से ये भी निकलता है। अब बताओ वापिस एक बार, इसमें मैंने कहा पॉइंट 2005 कितने सार्थक अंक है बताओ इसमें? 4। यानी 2 गैर शून्य के बीच में जितने भी 0 आएंगे वो सारे सार्थक होंगे। ये तो पता ही है अपने को, तो इधर 2 लगा, इधर 5 लगा, जब ये सार्थक है ये सार्थक है तो बीच वाले छोड़ थोड़ी देंगे हम लोग, वो भी सार्थक होंगे। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट आपका यही था जो मैंने थर्ड पॉइंट आपका यही था जो मैंने छोड़ा था।
दो गैर शून्य अंकों के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, जितने भी शून्य आएंगे, वो सारे सार्थक होंगे। जैसे 2.005 में 4 सार्थक अंक है, 2.005 सही है, क्योंकि 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। आगे बात समझ। अब आपको दे दिया जाए एक टेबल पर 4 बॉल्स पड़ी हैं, एक टेबल पर 4 बॉल्स पड़ी हैं, 4 बॉल्स, तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। ऑप्शन दे दिया, 1, 4, अनंत, 0। एक टेबल पर 4 बॉल पड़ी है, अनंत सार्थक अंक है। अगर कोई भी ऐसी चीज पड़ी है जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे 4 बॉल, 4 कुर्सियां, 2 मेज, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आया, आप काउंट कर सकते हो, तो उसमें अनंत सार्थक अंक होंगे। क्यों होंगे देखो, आप 4 बोले निश्चित है या नहीं है, बताओ फिक्स है या नहीं है 4 बोले, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 4.0000000000000 जितनी मर्जी जीरो लगा दो आगे, वो चेंज नहीं हो सकती, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि 4 बोले फिक्स है, वो 4 बोले, तो 4.01 नहीं हो सकती, 3.99 नहीं हो सकती, फिक्स है कि वो 4 ही है, तो 4 पॉइंट आगे जितनी मर्जी जीरो लगा दो। समझ आई बात। तो अब देखो दशमलव के बाद वाले सारे जीरो सार्थक होते हैं, तो कितने जीरो लगा सकते हो आप, जितने मर्जी लगा दो। तो अगर कोई भी वस्तु आपको दी है ना, जैसे 2 कुर्सियां, 2 मेज, 5 बोले, 10 बोले, 10 कुर्सियां, तो कुर्सी, मेज, बोल ये देखते जिनको आप गिन सकते हो, तो उसमें कितने सार्थक अंक मानोगे, अनंत, जो काउंटेबल है उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। देखो आप एग्जाम्पल देखो, इसमें ना सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपका मिस नहीं होगा, ये मैं अपलोड करवा दूंगा, सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक आए, ठीक है ना, तो वो आप लोग जो है वीडियो भी आज ही आ जाएगा और नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा इसके में। वस्तुओं की गिनती जिनको आप गिन सकते हो, उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। जैसे 2 गेंदे कह दी, 20 अंडे कह दिए, क्योंकि 2 गेंदे हैं तो आप 2.00000 जितनी मर्जी जीरो लगा दो आगे। समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखो वापिस वही एग्जांपल आ गया, अब आपको पता है 4.01 इंटू 10 की पावर 2 में कितने सार्थक अंक हैं, 3, इसमें 3 है, ठीक है, और इसको काउंट नहीं करना। ऐसे 8.256 इंटू 10 की पावर -3 में कितने सार्थक अंक हैं, 4। तो ये तो सिंपल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी आया नहीं है, लेकिन ये प्रश्न अगर आ गया तो गिने चुने स्टूडेंट ही सही करके आएंगे। तो ये सब ऐसे देखेंगे, 5 गेंद हैं तो एक ही गैर शून्य अंक है, इसलिए एक सार्थक अंक मानेंगे इसको, लेकिन गेंद आते ही, गेंद देखते ही, कोई वस्तु देखते ही इसका उत्तर अनंत हो जाएगा। अनंत, 5 गेंदों में अनंत सार्थक अंक है। क्लियर। अब आगे देखो, जोड़ना घटाना, आगे कुछ भी नहीं है, तो जोड़ने घटाने का मैं गुना भाग का नियम बता देता हूँ। गुना भाग जोड़ने घटाने का नियम, जैसे मैंने क्या करना है, आपने जोड़ने घटाने में क्या करना है, जोड़ने घटाने में जो उत्तर आप निकाल रहे हैं, जो उत्तर आप निकाल रहे हैं, पहले आप इसमें जोड़ने घटाने के अंदर दशमलव देखेंगे, दशमलव के बाद वाले सार्थक अंक देखने हैं। इसमें बताओ दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है, दशमलव के बाद, दशमलव, इसमें दशमलव के बाद वाले बताओ, 2, ये वाले 2 1 लगे हो ना, 2 सार्थक अंक है दशमलव के बाद। इसमें 18.0 लिखा है, दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं, 1, क्योंकि दशमलव के बाद वाला 0 सार्थक होता है ना, और इसमें यहाँ पॉइंट लगा है, इसमें बताओ दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं, 3। तो दशमलव के बाद के सार्थक अंक, जोड़ने घटाने के केस में क्या देखना है आपने, दशमलव के बाद के सार्थक अंक देखने, ठीक है, और आपका जो उत्तर रहेगा ना
वो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर वाला रहेगा। तो बताओ दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक कितने थे, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितने थे, 1। तो इन सारों को जोड़ के आपका उत्तर आया 31.122, लेकिन न्यूनतम क्या था, दशमलव के बाद एक सार्थक अंक था। तो आपने उत्तर ऐसा लिखना है कि दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक आए, तो इसका उत्तर सार्थक अंकों के रूप में क्या लिखा जाएगा, सार्थक अंकों के रूप में अगर लिखना हो 31.1, दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक आए, बस मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर लेने हैं पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद इसमें एक ही सार्थक अंक, न्यूनतम सार्थक अंक जो है वो ये वाला एक ही सार्थक अंक न्यूनतम है। तो आपने जो उत्तर लिखना है ना, उसमें पॉइंट के बाद एक ही सार्थक अंक लेना है, यानी आपका उत्तर 31.1 रहेगा इसका। ये देखो सार्थक अंकों के रूप में इसको 31.1 लिखना चाहिए। समझ आ गई बात। जोड़ने घटाने के केस में क्या करोगे, दशमलव के बाद के सिग्निफिकेंट नंबर देखोगे और उत्तर में कितने सार्थक अंक लोगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक लोगे उत्तर में, जितने संख्याओं में दशमलव के बाद जितने जो डिजिट दी थी उनमें दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक हैं, जितने मिनिमम नंबर है वो लोगे। जैसे देखो, पढ़ के देखो इसको, ऊपर वाला पॉइंट मत पढ़ना भले, लेकिन इसको पढ़ के देखो। ऊपर दिए गए उदाहरण में 18.0 में दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद केवल एक अंक है, सही है, सार्थक अंक एक ही है ना, दशमलव के बाद न्यूनतम एक ही अंक आया, अतः परिणाम भी दशमलव के बाद एक ही अंक तक व्यक्त करना चाहिए। समझ आ गई बात। तो जो आपका रिजल्ट आया ना, अब आपने देख लिया दशमलव के बाद एक सार्थक अंक न्यूनतम है, तो आपका जो रिजल्ट रहना चाहिए वो ऐसा रहना चाहिए जिसमें दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक लगा हो। क्लियर। समझ आई बात। जोड़ करने के लिए दे देगा, जैसे देखो अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो कोई भी जोड़ करने दे देगा, जैसे 9.53 प्लस 12.478 प्लस 31.2358, इनको जोड़ लोगे, जोड़ सकते हो ना, इनको जोड़ दिया आपने, है ना। जोड़ने के बाद आपसे रिजल्ट पूछेगा, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट सार्थक अंकों के रूप में परिणाम क्या होगा। तो जो भी आपका उत्तर आएगा, जैसे मान लो ये आ गया एक्स वाई पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। पॉइंट के बाद कितने सार्थक अंक लोगे, जैसे ये आ गया एक्स वाई पॉइंट पी क्यू आर एस, कितने क्या लिखे उत्तर, एक्स वाई 53.54 जो भी आ रहा है ना। समझ आई बात या नहीं आई भाई। आपने पॉइंट के बाद, हाँ जो भी आया बेटे, पॉइंट के बाद बस दो सार्थक अंक लेने हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद दो सार्थक अंक न्यूनतम है, तो आप उत्तर निकालेंगे, उत्तर निकालने के बाद पॉइंट के बाद ये दो सार्थक अंक ले लेंगे। समझ आ गई बात। क्लियर। और अगर गुणा या भाग का केस आ जाए, गुणा या भाग का, वैसे तो आता नहीं, देखो ना जोड़ घटाव आता है ना गुणा भाग आता है। आपको मैंने पहले कह दिया, आपका प्रश्न जो है दूसरे और चौथे पॉइंट से निकलेगा। फिर भी अगर गुणा भाग का केस आ जाए, जोड़ में तो क्या करना है, जोड़ घटाव में तो जोड़ या घटाव आ जाए तो पॉइंट के बाद की सीधी न्यूनतम नहीं बोलोगे, पॉइंट के बाद के न्यूनतम सार्थक अंक लेने हैं। समझ गए, दशमलव के बाद के काउंट करने हैं। क्लियर। घटाव में भी सेम सिस्टम, पॉइंट के बाद के न्यूनतम सार्थक अंक, जोड़ या घटाव कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन अगर गुणा या भाग आ जाए, मान लो गुणा आ जाए या भाग आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड आ जाए, तो कुल न्यूनतम सार्थक अंक देखने हैं। पॉइंट के, उसमें तो सिर्फ पॉइंट के बाद के ले रहे थे, इसमें कुल लेने हैं टोटल। जैसे देखो ये लिखा 2.5
पॉइंट मत देखो, पूरा देखो। 2.5 में कितने सार्थक अंक हैं? 2। 1.25 में कितने हैं? 3। तो जो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है, किसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर? 2.5 में। 2.5 में 2 है ना, 2.5 में 2 है ना, क्लियर? तो जो आपका उत्तर आया ना, जो आपका आंसर आया, उसमें टोटल में ही, उसमें तो पॉइंट के बाद के गिनते थे, इसमें टोटल में, इसमें दो सार्थक अंक है न्यूनतम जो है। 2 और 3 में से 2 कम वाला है, 2 कम वाला है, बस 3.125 जो है ना, इसमें अब आप 2 सार्थक अंकों के रूप में लिख दो इसको। बस कुल टोटल देख लो, टोटल वाले देखने हैं बस। उसमें पॉइंट के बाद वाले देखे जाते हैं, और जोड़ घटाव में पॉइंट के बाद वाले, और गुना भाग में टोटल। बस कुल देखो कितने, 2 न्यूनतम अंक है सार्थक अंकों में। 3.1 उत्तर आएगा इसका सार्थक अंकों के रूप में। एग्जैक्ट तो 3.125 है, लेकिन अगर सार्थक अंकों के रूप में लिखा जाए तो 3.1 लिखेंगे गुणा भाग में। तो जोड़ घटाव में तो क्या करना है? जोड़ घटाव में तो पॉइंट के बाद के न्यूनतम देखने हैं, पॉइंट के बाद के न्यूनतम, पॉइंट के बाद के मिनिमम, और गुणा भाग में टोटल के मिनिमम, टोटल के मिनिमम देखने। जैसे ये देखो, ये मान लो 3.175 को मैं कहूँ 6.75 से गुणा कर दोगे गुणा, तो गुणा हो जाएगा आपका जो भी उत्तर आया। सपोज जैसे ये आ गया A, B.C.D.E.F ऐसे आ गया, मान लो कोई भी आंसर आएगा। तो आप देखो इसमें कुल कितने न्यूनतम सार्थक, कुल सार्थक अंक कितने हैं? कुल सार्थक अंक टोटल गिनने, पॉइंट के बाद के नहीं गिनने, 4 हैं, ठीक है। और इसमें कितने हैं? 3। कम कौन से हैं, 4 या 3? 3 कम, 3 है ना। तो इसमें से 3 सार्थक अंक छांट के उत्तर लिख दो, टोटल के 3। और जोड़ घटाव में क्या कर रहे थे? देखो जोड़ घटाव में क्या कर रहे थे, समझ आ गई बात? जोड़ घटाव में मान लो यही होता 3.175 और 6.75 जोड़ करते हैं हम, मान लो इसका 5 आता, 2 आता, 9 आता, 0.9 आता, ठीक है। अब इसमें देखते, अब पॉइंट के बाद देखते, देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने सार्थक अंक हैं? 3। इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। तो पॉइंट के बाद कितने अंक देखने हैं? 2। तो पॉइंट के बाद के 2 देख लेते, पॉइंट के बाद के 2 लेते, पॉइंट के बाद के 2। उसमें टोटल के देखने हैं, टोटल संख्या के, जो भी आपका उत्तर आया है। टोटल 3 सार्थक अंक थे न्यूनतम में, मिनिमम में, तो आप 3 सार्थक अंकों का संख्या वाला उत्तर लिख दो, बाकी छोड़ दो। गुणा भाग में तो टोटल मिनिमम देखना है, और जोड़ घटाव में पॉइंट के बाद का मिनिमम देखना है। समझ आ गई बात? क्लियर? 4 ही बातें बेटे, कुछ भी नहीं है। देखो आप 4 बातें फिर देख लो। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर पॉइंट लगा हुआ है तो पहले वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट हैं। क्लियर? अगर कोई संख्या के आगे कोई ऐसी चीज लिख दी जो आप गिन सकते हो, जैसे 2 पेन, तो उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? जोड़ घटाव आ जाए तो दशमलव के बाद के मिनिमम देखने हैं, न्यूनतम देखने हैं, और गुना भाग आ जाए तो टोटल के न्यूनतम देखने। बस ये बातें याद रख लेना, आपका सिग्निफिकेंट नंबर गलत नहीं होगा। समझ आया काम? हाँ बेटे, 3001 होता तो 5 होते, 3001 होता तो ये भी गैर शून्य, ये भी गैर शून्य, और गैर शून्य के बीच में जितने मर्जी 0 आ जाए वो सारे सार्थक होते हैं। बीच वाला 0 तो छोड़ना ही नहीं,
बीच वाला तो जब इधर वाला सार्थक हो गया, अब जैसे ये होता, मान लो यहाँ एक लगा होता, सपोज कि यहाँ एक लगा होता, जैसे इधर ये वाले जीरो तो सार्थक नहीं है, अब यहाँ एक लगा दूं मैं, अब ये सारे जीरो सार्थक है। समझ आई बात? क्योंकि अब ये गैर शून्य है, ये तो सार्थक है ही है, ये भी सार्थक है, और पॉइंट के बाद वाले जीरो, गैर शून्य के बाद जो भी जीरो आएगा वो सब सार्थक होगा। अगर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो गैर शून्य, प्रथम गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सारे जीरो सार्थक हो जाते हैं। क्लियर? अब देखो क्या कहता है आगे, आगे वो 5 हटाने, इसके देख लो 4 और 3 7 हो जाएंगे। समझ आया ना? आपको एक एक पॉइंट बता दिया। अब देखो राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ मतलब 5 हटाना हो, 5 हटाने वाला सिस्टम पता है ना तुम्हारे को। 5 हटाते हैं तो कहते हैं इधर एक जोड़ दो, करते हैं ना, पर वो एक कब जोड़ा जाता है वो देखो आप। यदि अब जैसे ये 3.186, अब आपने मान लो लास्ट अंक घटाना है 3.186, और ये होता सॉरी 1.386, और एक ये होता 1.346, ये होता 1.346, 2 केस आते। ठीक है, आपने 6 हटाना है, आपने क्या करना है 6 हटाना है, या इधर 5 से कम वाला ले लेते हैं एक बार, 1.434, इधर आपने लास्ट अंक घटाना है 6, ठीक है, और इधर लास्ट अंक घटाना है 3। तो अगर लास्ट अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा अंक घटाना हो तो क्या करते हैं, तो 5 से बड़ा अंक घटाना हो तो 1.39 कर देंगे ना, इससे पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। और 5 से छोटा अंक घटाना हो तो हटा देंगे बस लास्ट वाले, है ना। 1.343 होता तो सीधा 3 हटा देते, 1.34 आ जाता है। लेकिन अगर 5 होता, खुद 5 हटाना होता, मान लो जैसे ये होता 1.345 और 1.335, अब 5 हटाना है, तो बताओ कैसे लिखें। पहले वाले में 1.34 हो जाएगा, कैसे बता, रीजन बता। सम संख्या है ना, इवन नंबर है। अगर सम 5 से पहले सम संख्या या इवन नंबर हो, 5 से पहले सम संख्या हो या इवन नंबर हो तो उसमें चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, 5 से पहले अगर सम संख्या तो उसमें चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज लिख देते हैं। और अगर 5 से पहले विषम संख्या है, 5 से पहले विषम संख्या है, तो अभी 5 से पहले ओड नंबर है, जैसे 3 इवन है या ओड, सम है या विषम, तो उसमें 1 जोड़ देना है, उसमें 1 जोड़ देना है। विषम है तो उसमें 1 जोड़ देना है, सम है तो कोई चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना है। अगर 5 हटाना हो और 5 से पहले वाली संख्या सम हो, इवन हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। और अगर 5 से पहले वाली संख्या विषम हो, ओड हो, तो उसमें 1 जोड़ के लिख देते हैं। समझ आ गई बात? हाँ बेटे बिल्कुल, 1 3 5 7 ये विषम है। ठीक है, अब जैसे ये देखो 6.35 को लिखना है अपने, 6.35 को 5 हटाना है, तो 5 से पहले 3 है, तो 3 को क्या कर देंगे, 3 सम है या विषम, इवन है या ओड, पहले तो ये देखो 6.4 हो जाएगा, 6.4 देखो, समझ गए, 6.4 हो गया। और 6.25 है, इसमें से 5 हटाना है, 6.2 हो जाएगा।
समझ आ गई बात? 5 से पहले अगर विषम है तो 1 जोड़ देना है, और 5 से पहले सम है तो एच डी लिख देना है। क्लियर हो जाएगा? समझ आ गए सिग्निफिकेंट नंबर सारे? ओके, अब मैं आपको जो बेसिक्स यूनिट्स हैं वो बता देता हूँ, आधारभूत इकाइयाँ बता देता हूँ। बेसिक यूनिट्स, आधारभूत मात्रक, ये पूछ लेता है कई बार कौन सा मात्रक आधारभूत है, बेसिक है, आधार मात्रक है। तो 7 मात्रक आधार होते हैं, आधार मात्रक होते हैं, बाकी सारे इन्हीं से बने। 7 मेन होते हैं, जिसमें से एक तो है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, तीसरा समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है पदार्थ की मात्रा, और 7वां है प्रकाश की तीव्रता। ये 7 आधारभूत मात्रक हैं, बाकी सारे इन्हीं से बने हुए हैं। आपने यही ध्यान रखना है कौन सा आधारभूत है, बाकी इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया आपके एग्जाम में, पर फिर भी आपने ध्यान रखना है 7 आधारभूत कौन से। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी ट्रिक्स बहुत बताई हुई है। बाकी सिंपल मेथड देखना, MLT, M फॉर मास, मास यानी द्रव्यमान, L फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, T फॉर टाइम, टाइम यानी समय, टाइम हो गया समय। क्लियर हो जाएगा? अब इसी से अगले 3 निकाल लो। T फॉर टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर निकल गया, L फॉर लाइट, प्रकाश निकल गया L फॉर लाइट से, ठीक है। और M मात्रा, हिंदी में तैयार कर लेना, M फॉर मात्रा, मात्रा हिंदी में याद कर लेना। फिर एक बच जाएगा, क्या? धारा, धारा याद करनी होगी। MLT डबल है, ठीक है। MLT कर दोगे याद? अब देखो लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में लिख रहे थे ना अपने, मोल 2 मोल 4 मोल 6 मोल लिख रहे थे ना, और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, कैंडेला। अब ये याद रखना, प्रकाश कैंडल से ही तो आएगा। कैंडल क्या होता है? कैंडल मोमबत्ती है ना, तो प्रकाश कैंडल से आएगा, कैंडेला मात्रक याद रह जाएगा आराम से। बाकी आपने 10वीं में पढ़ा होगा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। लंबाई का मीटर सबको पता है, अपने कहते हैं ना 5 मीटर कपड़ा दे दे, 7 मीटर कपड़ा दे दे, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, टेम्परेचर सबको पता है केल्विन में, मात्रा आपने डिस्कस कर ली मोल में है, तो हो गए 7 के 7 हो जाएंगे तैयार। बाकी सारे इनसे बने। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते हो ना मीटर स्क्वायर। सही है, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर होता है, तो इसी से बना है वो तो इसी से बना है, मीटर से ही तो बना है मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे जैसे मान लो आप लोग आवेश का मात्रक देखते हो, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको हम कूलाम बोल देते हैं, तो वो एम्पियर इंटू सेकंड से बना है। देखो, तो वो इन्हीं से बना है। आपसे 7 आधारभूत में से पूछेगा, और या पूछ लेगा कौन सा आधारभूत नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, लंबाई, धारा,
समय, आवेश, तो कौन सा आधारभूत नहीं है? लंबाई आधारभूत है, धारा आधारभूत है, समय आधारभूत है, आवेश आधारभूत नहीं है। छांट दोगे? अब ऐसे दे दिया, कौन सा आधारभूत नहीं है? द्रव्यमान, ताप, मात्रा, बल। कौन सा आधारभूत नहीं है? द्रव्यमान, ताप, मात्रा, बल। बल आधारभूत नहीं है। क्लियर हो जाएगा? ओके।